चार्टर्ड फ्लाइट 767 खामनाई को यकीन था कि इसको हमले का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन तेहरान एयरपोर्ट पर मौजूद 50 लाख से ज़्यादा लोगों की दुआएं और उम्मीदें रंग ले आईं। खामनाई बाहिफाजत तेहरान लैंड कर गए। कहानी शुरू होती है 24 सितंबर 1902 से। इस दिन रूहुल्लाह खामनाई की ईरान के एक पसमानदा इलाके में पैदाइश होती है। 4 माह की उम्र में बाप का इंतकाल हो जाता है और जब 16 साल के होते हैं तो वालिदा भी इस दुनिया से चल बसती हैं। रूहुल्लाह खामनाई अपनी सारी उम्र मज़हबी तालीम हासिल करने में गुजार देते हैं और अहले तशी के बड़े बड़े स्कॉलर्स और उलमा के साए असर और उनके ज़ेरे साया इनकी सारी उम्र मज़हबी फिक्रो दो में ही गुजरती है। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान ईरान में क्या हो रहा था, पहले ईरान के सियासी निज़ाम को देखते हैं। साल 1906 ईरान की पार्लियामेंट तश्कील देती है। 1909 में अहमद शाह कजर डायनेस्टी के हुक्मरानी कर रहे होते हैं। 1925 में इनका इक़्तिदार ख़त्म होता है तो 1925 में पहलवी ख़ानदान के रज़ा शाह पहलवी ईरान के शाह बनते हैं और 1941 तक ईरान पर हुक्मरानी करते हैं। और 1941 में जंग अज़ीम दोम जब अरूज पर थी तो जंग अज़ीम के दोम के असरात ईरान पर भी पड़ते हैं और ईरान पर हमले की सूरत में रज़ा शाह पहलवी का इंतकाल हो जाता है और 21 साल का उनका बेटा मोहम्मद रज़ा पहलवी ईरान का शाह बनता है। मोहम्मद रज़ा पहलवी जो कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के इनलाइटनमेंट के ख़यालात से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और वो ईरान को एक लिबरल और सेकुलर स्टेट बनाना चाहता होता है और इसके लिए वो इक़दामात का आगाज़ भी कर देता है और इसके लिए उसको अमेरिका और इसराइल और बरतानिया की भरपूर हमायत हासिल होती है। 1963 में ईरान में रिवाइट रेवोल्यूशन लाया जाता है जिसके नतीजे में ख़वातीन को यूनिवर्सिटी में एजुकेशन की इजाज़त दी जाती है और ख़वातीन को वोट की इजाज़त दी जाती है। ख़वातीन पर हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाती है और पूरे ईरान को मॉडर्नाइज कर दिया जाता है। शराब खाने खोल दिए जाते हैं, क्लब्स खोल दिए जाते हैं और ईरान को एक मुकम्मल मॉडर्नाइज स्टेट बना दिया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब रूहुल्लाह खामनाई जो कि 60 साल की उम्र को पहुंच चुके होते हैं, ईरान के और अहले तशिया के बहुत बड़े स्कॉलर बन चुके होते हैं, उनके 7वें इमाम भी बन चुके होते हैं। रूहुल्लाह खामनाई शाह के इक़्तिदार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर देते हैं और उनको पहली बार 1964 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब रूहुल्लाह खामनाई की गिरफ्तारी की जाती है तो पूरे ईरान में मज़हबी लोग बाहर सड़कों पर निकल आते हैं और खामनाई के हक़ में एहतजाज शुरू कर देते हैं। फिर जनवरी 1965 में खामनाई को रिलीज़ करना पड़ता है और उसके बाद खामनाई अपनी जो नज़रिए और अपनी मूवमेंट को मज़ीद बुलंदी तक ले जाते हैं और पूरे ईरान में रैलियाँ निकालते हैं। जिसके बाद एक मजमे से खुताब करते हुए खामनाई अमेरिका और इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिसके बाद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है शाह की हुकूमत की जानिब से और मुल्क बदर करके इराक भेज दिया जाता है। अब इराक में जाना खामनाई के लिए टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। शाह का ख्याल होता है कि खामनाई के मुल्क बदर होने से अब खामनाई की आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा और लोग खामनाई को भूल जाएंगे। लेकिन उस दौर में टेप रिकॉर्डर्स का आगाज़ हो जाता है और वो टेप रिकॉर्डर्स इराक में खामनाई तक भी पहुंच जाते हैं। अब खामनाई अपनी तकरीरों को रिकॉर्ड करते हैं और इन टेप रिकॉर्डर्स को स्मगल करवाकर ईरान के घर घर तक पहुंचा देते हैं। अब खामनाई की आवाज़ ईरान के बच्चा बच्चा सुन सकता था और हर घर घर में पहुंच रही होती है। This issue has to do with the people. The 35 million population of Iran want this. And we must investigate why the population wants the Shah returned. रज़ा शाह पहलवी इस आवाज़ों को दबा नहीं सकते होते। खामनाई का नज़रिया और खामनाई का बयानिया ईरान में मकबूल होता है और फिर रज़ा शाह पहलवी एक और बड़ी गलती करते हैं। वो सदाम हुसैन जो कि इराक के हुक्मरान होते हैं उनको ख़त लिखते हैं और रूहुल्लाह खामनाई को मुल्क बदर करने की दरख्वास्त करते हैं, जिस पर सदाम हुसैन रूहुल्लाह खामनाई को इराक से भी मुल्क बदर कर देते हैं और अब खामनाई फ्रांस के शहर पेरिस जाते हैं। To show
the extent of the crimes committed by this person during 37 years of his rule. वहाँ से खamenei फ्रांस के शहर पेरिस जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मोहसिन साजगार से। वही मोहसिन साजगार जो वाकई खamenei के लिए मोहसिन साबित होते हैं और खamenei को ईरान का शाह बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये वही मोहसिन साजगार हैं जो पासदाराने इनकलाब की बुनियाद भी रखते हैं। लेकिन मोहसिन की कहानी का एक और रुख भी है। खamenei ईरान का शाह बनने के बाद अपने मोहसिन को मुल्क बदर भी कर देते हैं। लेकिन पहले आते हैं अपनी असल स्टोरी की जानिब। शाह की हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही होती है। मुल्क इखलाकी और मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार होता है और फिर शाह की हुकूमत के तबूत को आखिरी की ये चंद वाक़यात ठोंक देते हैं। खamenei के बेटे मुस्तफ़ा हार्ट अटैक की वजह से ईरान में इंतकाल कर जाते हैं। खamenei अपने बेटे के इंतकाल को पॉलिटिकल कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनके कत्ल का इल्ज़ाम शाह की हुकूमत पर डाल देते हैं, जिसके बाद ईरान भर में शाह की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पहले गुस्सा था वो मज़ीद उस गुस्से में इजाफा हो जाता है और हर जगह एहतजाज शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद एक सिनेमा में आग लगती है जिसके नतीजे में 400 से ज़्यादा लोग झुलस कर मर जाते हैं और खamenei इसका इल्ज़ाम भी शाह की हुकूमत पर डालते हैं। इसके बाद शाह और उनके हवारी एक ऐसी गलती करते हैं जो उनके इक़्तिदार को मुकम्मल ख़त्म करके रख देती है। ईरानी सरकारी अखबार में खamenei के मुतल्लिक़ एक आर्टिकल पब्लिश होता है और उसमें खamenei पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया जाता है। जब ये आर्टिकल पब्लिश होता है और ईरानी अवाम पढ़ती है तो पहले ही गम गुस्से में निढाल ईरानी अवाम इस पर भरपूर रद्द-ए-अमल देती है और सड़कों पर निकल आती है और इसके खिलाफ बड़ा एहतजाज करती है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। शाह की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। हज़ारों लोग मारे जाते हैं लेकिन एहतजाज रुकने का नाम नहीं लेते। फिर छुट्टियों का बहाना बनाकर मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी ईरान छोड़कर मिस्र चले जाते हैं और फिर कभी नहीं वापस आते और वहाँ से एंट्री होती है खamenei की। तकरीबन 14 साल जिला वतनी काटने के बाद 767 चार्टर्ड त्यारा खamenei को तेहरान पहुंचाने के लिए तैयार होता है। लेकिन खamenei को खदशा होता है कि अमेरिका और इसराइल और इनके साथियों की जानिब से इस तैयारे को ज़रूर निशाना बनाया जा सकता है। तैयारे की हिफाजत की जिम्मेदारी मोहसिन साजगार को सौंपी जाती है। मोहसिन साजगार बड़ी ज़बरदस्त चाल चलते हैं और BBC और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट को तैयारे में बिठा देते हैं ताकि अमेरिका और इसराइल किसी भी मुमकिन हमले से बाज रहें। तैयारा बाहिफाजत तेहरान लैंड करता है। 50 लाख लोग खamenei का इस्तकबाल करने के लिए तेहरान में मौजूद होते हैं। पूरे तेहरान में खुशियां मनाई जाती हैं। खamenei 14 साल बाद ईरान की फ़ज़ा में आते हैं और अब ईरान पर खamenei राज का नाफिज हो चुका होता है। लेकिन यही अवाम जो खुशियां मना रहे होते हैं कुछ सालों बाद हम मनाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शाह डिक्टेटर के गिरने के बाद खamenei की सूरत में ईरान को एक नया डिक्टेटर मिल जाता है जो सबसे पहले आकर ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी लगाता है। ईरान को एक रिलीजियस स्टेट में तब्दील करता है। ख़वातीन के हिजाब करने पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाता है और जो ख़वातीन हिजाब के बगैर पब्लिक प्लेसेस पर जाती हैं उनको गिरफ्तार करके सज़ाएं दी जाती हैं और एक बड़े लंबे अरसे तक सज़ाओं वाला अमल जारी रहता है। और फिर ईरान के ऊपर सद्दाम हुसैन यानी कि इराक हमला कर देता है और इस हमले में ईरान और इराक तकरीबन 5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं और एक दूसरे का खून बहाते हैं। तकरीबन 9 साल तक ये जंग जारी रहती है और ये जंग ईरान और इराक दोनों को शदीद माली मुश्किलात में डाल देती है। खamenei जो कि एक उम्मीद थे ईरान के लोगों की, लेकिन ईरान के लोगों की खamenei के आने के बाद भी किस्मत नहीं बदल पाती। तो बंदियों का एक ऐसा सिलसिला का आगाज़ होता है जिसके बाद ईरानी रोटी और पानी को भी तरस जाते हैं और इस पर भी एहतजाज करने पड़ते हैं उन्हें। उनके ईरानियों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ईरानी जो कि तेल की दौलत से माला माल थे, तेल दुनिया में बेचने से कासी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ईरानी मुआशरत को बड़ा नुकसान पहुँचता है। और दूसरी जानिब खamenei की ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। 1989 में खamenei का इंतकाल होता है। खamenei के जनाजे पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं। ये इंसानी तरीके सबसे बड़े जनाजों में से एक बड़ा जनाजा था। तकरीबन 32 किलोमीटर तक लोग ही लोग होते हैं। खamenei क्योंकि एक बहुत बड़े रिलीजियस अहले
اشیاء کے فگر تھے، اس کی وجہ سے ان کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ شرکت کرتے ہیں۔ خامنائی کو تدفین کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ کوشش بھی ناکام ہوتی ہے۔ لوگ خامنائی کے کفن کے ٹکڑوں کو پھاڑ کر اپنے پاس عقیدت کے طور پر رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر جو حکومت کی جانب سے واٹر ٹینکرز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو منتشر کیا جا سکے۔ سینکڑوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اس سلسلے میں، اور اس طرح روح اللہ خامنائی کا بھی دنیا کا سفر اختتام کو پہنچتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وصدق الله العلي العظيم والسلام عليكم